हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल में और मैं हूं ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर की ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का रिप्लाई भी किया हुआ है और बट क्या होता है कि टाइप में उतनी अच्छे से बातें क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए मैं ये वीडियो भी सोच रहा था बना दूँ ताकि लोगों को उनके आंसर अच्छे तरीके से कन्वे हो सके। तो सबसे पहला कमेंट मेरे सामने जो है, तो फिर हम लोग देखते हैं। विनोद विनोद करके हैं, सर ने कमेंट किया है कि सर 498 में चार्जशीट के बाद 482 में हाई कोर्ट जा सकते हैं या इस चार्जशीट तक अरेस्ट तो नहीं कर सकती। तो सर 482 में आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, आप किसी भी समय जा सकते हैं। वहाँ पे वो सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर की बात करता है हाई कोर्ट की, वो आपके केस को क्वैश करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। आप जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। जहाँ तक रही बात आपके 498A की आपके ऊपर केस लगा हुआ है 498A का, अगर इस केस की चार्जशीट फाइल हो चुकी है, क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट आपका ऑर्डर कर सकता है अरेस्ट का। आप अगर चाहते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाके अर्जी दे सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो जितेंद्र सर हैं, उन्होंने लिखा आई वांट पीडीएफ फाइल। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जजमेंट की पीडीएफ फाइल, वहाँ पे आप क्लिक करके जजमेंट की पीडीएफ फाइल पा जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि अर्जेंट रिप्लाई कीजिए सर कि उनकी मैरिज को 13 ईयर हो चुके हैं, 1 साल से पत्नी चली गई है, वुमेन सेल पे कंप्लेंट भी किया है और काउंसलिंग भी हुई है। काउंसलिंग के बाद डिवोर्स का प्रोसेस सर ने फाइल कर दिया है और अब ये आगे की प्रोसीडिंग जानना चाहते हैं। तो सर आपने डिवोर्स के लिए प्रोसीडिंग कर दी है, आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि आपने डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया है और 498A दोनों तरीके का अलग अलग केस है। तो 498A में दहेज के लिए आपके ऊपर फाइल होता है, डिवोर्स एक सिविल प्रोसीजर है, 498A एक क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो दोनों में अंतर है। 498A में अगर आपने दहेज लिया होगा और आपकी पत्नी प्रूफ कर ले जाती हैं कि आपने दहेज लिया है, तो आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो सकती है अभी भी। तो ये मत सोचिए कि आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, एफआईआर लॉन्च हो सकती है। आपको अपनी बातें रखनी है तो आप कोर्ट में या फिर वुमेन सेल में जाके अपनी बातें रख सकते हैं कि मैंने कोई दहेज नहीं लिया है। अगर आपने नहीं लिया है तो अपनी बातें रखिए। सो आप देखिए अपना केस। तो जो आगे की प्रोसीडिंग है वही रहेगी कि अगर आपके ऊपर ये वुमेन सेल लगा देती है कि इन्होंने पैसे लिए हैं, इन्होंने दहेज लिया है, तो उस कंडीशन में वो चार्जशीट आपके अगेंस्ट फाइल कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन विकास कुमार बघेला जी का है। वो कह रहे हैं कि पत्नी और पति के बीच कोई झगड़ा नहीं है, वो जाके मायके बैठ गई हैं, प्रेग्नेंट हैं और बुलाने पे आ नहीं रही हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो सर आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आ जाएं और वो फिर भी नहीं आती हैं तो आप सेक्शन 9 का यूज़ कर सकते हैं। हिंदू एक्ट का सेक्शन 9 आप लगा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आप बिना कारण से अगर बाहर रह रही हैं या फिर दूर रह रही हैं पति से, तो आप पति के साथ रहिए। तो आप सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जाइए, मूव कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप किसी को भी किसी जगह से भी वापस नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपको लीगल प्रोसीडिंग चाहिए तो आप सेक्शन 9 का दावा कर लीजिए, जिससे कि वो कोर्ट उन्हें ऑर्डर करेगा कि आप आके पति के साथ रहें। अगला क्वेश्चन है जो कि प्रीतेश चौहान जी का है। उन्होंने पूछा है कि सर सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग क्या मंथली में राशन दे सकते हैं पैसे की जगह पे। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ऐसा नहीं होता है। मेंटेनेंस कार्ड सिर्फ भूख नहीं होती है कि आपने खाना दे दिया और वो खा के ज़िंदा हैं। मेंटेनेंस का अर्थ होता है लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करना। जैसा कि वो पति के यहाँ जी रही थी, जैसा वो पति के यहाँ रह रही थी, उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, वैसा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है मेंटेनेंस का अर्थ। तो यहाँ पे आप सिर्फ उन्हें खाने का सामान दे के ये कहिए कि आपको मेंटेनेंस से हटा दिया जाएगा, मेंटेनेंस से बरी कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगला जो कमेंट है वो है, अरे इतना एहसान न करो हस्बैंड के ऊपर। वो लग रहा है ये काफ़ी सरकास्टिक वे में उन्होंने लिखा है। यह बताओ हस्बैंड अपनी किडनी बेचकर पैसा वाइफ को दे, ये गाइडलाइन कब तक आएगी। तो सर अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जब ऐसी गाइडलाइन आएगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। तब तक के लिए आप सारे वीडियोस देखिए जो मैंने और बनाए हुए हैं। बट ऐसी अगर कोई भी गाइडलाइन आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। किडनी, हार्ट, लीवर जो भी बेचना होगा
मैं बेच के बता दूंगा कि यहाँ पे कब ऐसी गाइडलाइन आती है। कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं बट उनके कमेंट समझ में नहीं आ रहे हैं कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं उसके कमेंट को ले नहीं पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है अखिलेश शर्मा जी का। वो कमेंट करते हैं कि 498A 125A सारी चीज़ें लगी हुई हैं, वो अनपढ़ हैं और क्या हो गया है कि उनके पक्ष में हो गई है डिग्री, फिर भी अब 125 उनके ऊपर कर दी गई है और अब पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, क्या करें। तो मैम, पुलिस किसी को ऐसे परेशान नहीं कर सकती। अगर पुलिस परेशान कर रही है, हैरेस कर रही है, तो आप कंप्लेन कर सकती हैं मजिस्ट्रेटियल कोर्ट में अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर जो भी आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है। बट वहाँ आपको प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप प्रूफ इकट्ठा करें उसके अगेंस्ट कि जिस तरीके से वो परेशान कर रहा है, तभी आप उसको बचा पाएंगे। अदरवाइज़ उसको प्रिवेंट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो क्यों परेशान कर रहा है ये भी मैटर रखता है कि वो परेशान कर रहा है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो आप देख लीजिए, अगर वो परेशान कर रहा है तो आप उसके खिलाफ मजिस्ट्रेटियल कोर्ट में कंप्लेन कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन तन्मय बनर्जी जी का है। वो कहते हैं सर, डीवी केस में मेंटेनेंस में क्या ये रूल फॉलो होगा? अगर होगा तो क्या इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ होने पे पहले वाइफ को कोई डोमेस्टिक वायलेंस का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा? रिप्लाई करें। तो सर का मैंने ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई किया हुआ है, बट रिटन में और ओरल समझाने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा। तो मैं ज़्यादातर के वीडियोस ऐसे ही बना दिया करूँगा, रिप्लाई अगर नहीं कर पाता हूँ तो यहाँ पे जो मेन है कि देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे डीवी एक्ट का हो गया, 498A हो गया, CRPC 125 हो गया, इन सारों को एक रूप देना होगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही अनिश्चितता हो रही है। कभी पत्नी उसमें कर दे रही है केस डीवी एक्ट में, कभी पत्नी कर दे रही है केस आपका मेंटेनेंस में, कभी 498A लगा देती है। तो बहुत सारी अनिश्चितताएं होने के कारण तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन सारों को एक में आप कंक्लूड कीजिए। यहाँ पे कंक्लूजन का मतलब ये है कि इनका अलग अलग जो प्रोसीजर है, इनको एक तरीके से लेने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक रही बात कि मेंटेनेंस की देनी होगी कि नहीं देनी होगी, सर डीवी एक्ट में जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला आपके ऊपर लगता है केस, उसमें क्या होता है, पत्नी ये कहती है कि हमारे ऊपर किसी तरीके की क्रूरता हुई है। वहाँ दहेज से रिलेटेड बात नहीं होती। दहेज के लिए 498A लगता है और डीवी एक्ट के लिए डोमेस्टिक वायलेंस लगता है कि हमारे ऊपर घर में ज्यादती हो रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दहेज की वहाँ बात नहीं हो रही है। अब इस केस में क्या है कि मेंटेनेंस, अगर पत्नी ने उस केस में मेंटेनेंस के लिए बोला है कि मुझे पैसे दीजिए, तो आपके ऊपर कोर्ट वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए दे सकती है। दूसरी रही प्रूफ की बात, तो प्रूफ तो कोई ना कोई उसके पास होगा, अदरवाइज वो केस आदमी जीत ही नहीं सकता। बिना प्रूफ के कोर्ट में कोई केस चलता ही नहीं, आगे बढ़ता ही नहीं। तो प्रूफ तो उसे देना ही होगा। बट हर लॉ महिलाओं के फेवर में है, तो उनको एज होता है, थोड़ा सा झुकाव जो होता है लॉ का वो महिलाओं की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पे महिलाओं का पक्ष थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो आप केस अच्छे से देखिए और ज़्यादा इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रूफ देंगी या नहीं देंगी। आप अपनी तरफ से मेंटेन रहिए कि वो किस तरीके से अपना प्रूफ करती हैं, और अगर कोई प्रूफ नहीं करती हैं तो आप उस पर हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर आपके अगेंस्ट जजमेंट हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी तन्मय सर का ही है कि डीवी एक्ट में जब वाइफ ने उनके ऊपर केस किया तो सैलरी 80,000 रुपये दिखा दी, बट एक्चुअल में उनकी सैलरी 50,000 ही है। तो वो कह रहे हैं कि गलत एफिडेविट दिया है वाइफ ने, तो क्या उनके ऊपर 340 का मुकदमा हो सकता है CRPC का? तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो केस है, इस पे जब बात होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि पत्नी मैक्सिमम दिखाना चाहती है कि पति के पास मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि एक्यूरेसी वहाँ पे किसी को नहीं पता होती है कि कितनी एक्यूरेट इनकम होगी किसी की। तो लॉयर्स और जो सामने वाली पार्टी होती है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती है। तो ये कोई ऑफेंस वाली पार्ट में नहीं आता, क्योंकि वो पत्नी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए, तो वो अपना पक्ष रखना चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा का, और आपका अपना पक्ष होगा कि नहीं, हम कम से कम कमाते हैं जिससे हमें मेंटेनेंस कम से कम देना हो। तो ये दोनों पार्टी का है कि सामने वाली पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहेगी और आप कम से कम दिखाना चाहेंगे। आप अपना जो फैक्ट है कि मैं 50,000 ही कमाता हूँ, तो आप 50,000 ही दिखाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट्स कभी रॉन्ग नहीं होते। और पत्नी तो हमेशा ज़्यादा के लिए करेगी ही क्लेम, क्योंकि उसे चाहिए मेंटेनेंस।
तो आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास अपने प्रूफ होंगे, आपके पास अपना आरटीआर होगा, तो उसको आप कोर्ट में शो कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो परवीन वल्दे जी का है। वो कहते हैं कि सर मेरी वाइफ जो है वो लड़की के साथ पहले से ही मायके में रहती थी और मैंने 6 लाख का गोल्ड और 1.67 लाख उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, लड़की को भी मिलने नहीं देती है मुझे, तो मैं क्या करूं? सर पैसे आपने ट्रांसफ़र किए हैं और गोल्ड का भी आपके पास अगर कोई प्रूफ हो कि आपने उसे गोल्ड दिए हैं या फिर गोल्ड लेके गई है वो किस तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका जो थोड़ा सा मिक्स टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो किस कोई कारण होगा जिसके कारण आपने पैसे दिए हैं, क्योंकि वो आपकी पत्नी है तो आप उसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये कोई गुनाह नहीं है, न पत्नी की तरफ से है न पति की तरफ से है। साथ ही साथ रही गोल्ड की बात, तो गोल्ड भी आपने ही दिए हैं कि वो खुद लेके गई है? अगर खुद लेके गई है तो आप नोटिस दे सकते हैं, आप उनके ऊपर चोरी का मुकदमा भी कर सकते हैं। अगर वो आपके परमिशन के बिना आपकी प्रॉपर्टी लेके जाती हैं, चाहे वो पत्नी हो पति हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चोरी का केस भी कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात लड़की को मिलने के लिए कि वो लड़की को नहीं मिलने देती, तो यहाँ पे अगर आप केस किए हुए हैं, डाइवोर्स का केस है या फिर किसी भी तरीके से जुडिशियल सेपरेशन का केस है, तो उस कंडीशन में ही आप जुडिशियल कस्टडी के लिए मांग सकते हैं, या उस कंडीशन में ही आप ये कर सकते हैं कि मिलने का समय दिया जाए। अदरवाइज़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सामने वाले पर्सन को मजबूर किया जाए कि वो आपसे मिले। कुछ लोगों का क्वेश्चन है, वैसे मैं निशा सिंह जी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ लोग के बहुत सारे ऐसे ही सेम क्वेश्चन हैं कि इतना उनकी तनख्वाह है, मुझे कितना मिलेगा, इतना मेरे पति कमाते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, बहुत सारे वैसे क्वेश्चन हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि डॉक्टर पति है, 80,000 कमाता है, तो कितना मेंटेनेंस वो मुझे देगा, तो ये किस तरीके से है ये बताइए मुझे। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ कोई व्यक्ति कभी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कितना अमाउंट उसे दिलवाएगा कोर्ट। यहाँ पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देखा जाएगा कि पत्नी को उस लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में जीने के लिए कितना रुपए मेंटेनेंस चाहिए होगा। यहाँ पे ये सारा का सारा डिसीजन कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट कितना रुपए दिलवाता है। यहाँ पत्नी अपनी ज़रूरतें बताएगी, पत्नी अपनी कंडीशंस बताएंगी, उसके अकॉर्डिंग पति अपनी कंडीशंस बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट देखता है कि कितना रुपए रिजनेबल होगा पति को पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए, वही कोर्ट डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन निशा सिंह जी का ही है। वो पूछती हैं कि मेरा पति मुझे मायके छोड़ आया है, मैंने उसको 498 का नोटिस केस भी कर दिया है, नोटिस भी भेजी है, बट मैं वहाँ उसके साथ रहना चाहती हूँ, तो क्या मैं जा सकती हूँ अपने ससुराल? तो किस तरीके से मैं जाऊँ? तो मैम आप जाना चाहें तो वैसे जा सकती हैं, बट होगा क्या कि हो सके ससुराल वाले आपको एंट्री न दे घर के अंदर, क्योंकि ये ऐसे केसेस में बहुत होता है। तो आपको अगर जाना है तो आप डीवीए एक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि अगर आप पहले उस घर में रहते थे, आप पहले उस घर में किसी तरीके से पोजेस में रहे हुए हैं एज अ पति पत्नी, तो डीवीए एक्ट में क्या होता है कि पत्नी को रिस्टोर कराया जाता है उसी कंडीशन में जैसा कि वो पहले रहती थी। कोर्ट उसे ऑर्डर कर सकता है कि उसे दोबारा ले जाया जाए और वहाँ रखा जाए, और उसे सिक्योरिटी भी मिल सकती है कि उसके ऊपर किसी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। तो ये डीवीए एक्ट के अकॉर्डिंग आप उनके ऊपर केस कर सकती हैं, या फिर आप सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अपने पति के ऊपर केस कर सकती हैं, और जिसमें ये होगा कि पति आपको बिना रीज़न के छोड़ गया है, आप दोबारा घर में रहना चाहती हैं और कोर्ट ऑर्डर करे कि आप दोबारा से उस घर में आपके पति आपको ले जाएं। अगला क्वेश्चन है विकास लोहर जी का। वो पूछते हैं डीवी में गुजारा भत्ता देना होता है और केस झूठा निकले तो क्या बीवी को सज़ा होगी? यहाँ बीवी को सज़ा नहीं होने वाली, क्योंकि जो यहाँ प्रताड़ना की बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है, ये सिर्फ शारीरिक न होकर मानसिक भी हो सकती है, किसी भी तरीके की प्रताड़ना हो सकती है, एब्यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे बीवी को तो नहीं सज़ा होने वाली। झूठा केस भी आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये केस झूठा था, और अगर झूठा प्रूफ कर भी लेते हैं तो आप कंपनसेट के लिए दावा कर सकते हैं, उसको सज़ा के लिए दावा आप नहीं कर सकते। और दूसरी रही बात आप मेंटेनेंस देने की अगर बात करते हैं, तो अगर आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया है आपसे, तो आपको ऐसा मेंटेनेंस देना होगा।
अगला क्वेश्चन है सुनील गुप्ता जी का। वाइफ ने ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग में बोला है कि वो जॉब करती है, तो क्या ये कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में काम आ सकती है? तो देखिए सर, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B जो है वो बताता है इलेक्ट्रॉनिक जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो किस समय कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। तो किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, चाहे वो सीडी हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। बट होता क्या है, सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग होना कि वो जॉब करती है और फैक्ट आपके पास होने चाहिए उसे प्रूफ करने के लिए कि वो कहाँ जॉब करती है, उसकी इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको दिखानी होगी, तभी आपको वहाँ पे छूट मिलेगी। अदरवाइज़ आप कैसे सिर्फ प्रूफ कर लोगे कि बीवी ने बोल दिया हाँ मैं जॉब करती हूँ, और आप सिर्फ कोर्ट में कहोगे कि आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए कि वो जॉब करती है तो आप उससे पूछिए। तो यहाँ पे ये नहीं है, आपको और भी प्रूफ यहाँ पे उसके अगेंस्ट लाने होंगे, तभी आपको वहाँ पे बचाव मिलेगा। तो जहाँ तक रही कॉल रिकॉर्डिंग की बात, तो कॉल रिकॉर्डिंग एडमिसेबल है कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है वंदना ओझा जी का कि सर मेरे हस्बैंड ने रिवीजन फाइल किया है, तो वहाँ रिवीजन में मैं क्या होंगी, रिस्पोंडेंट या रिस्पोंडेंट नंबर 2? तो देखिए मैम, इस तरीके का कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बट ये होता है कि जब भी कोई रिस्पोंडेंट जो नीचे वाले केस में होता है, क्योंकि रिवीजन हमेशा ऊपर कोर्ट में होगा, तो नीचे वाले केस में क्योंकि आपके पति, अगर आपने केस किया है तो आपके पति रिस्पोंडेंट थे, तो जिस समय पति ने रिवीजन किया है तो वहाँ पे शब्द उलट जाते हैं, क्योंकि पति को अब वहाँ पे करना है कि वो अपने फैक्ट दिखाएगा कि उसने ये चीज़ नहीं किया, क्योंकि उसी के आधार पर उसका रिवीजन होगा। तो वहाँ पे आप रिस्पोंडेंट हो जाएंगी, रिस्पोंडेंट नंबर 2 की बात यहाँ पे नहीं आती है, आप रिस्पोंडेंट मानी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कुमित सर का। वो बोलते हैं कि सर पत्नी मायके में है और वो नहीं आ रही है, साल भर हो गया है, तो क्या करना चाहिए? तो सर आप सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर वो फिर भी नहीं आती है साल भर तक, तो आप केस फाइल कर सकते हैं डिवोर्स के लिए। और अगर आपकी पत्नी चाहती हो, साथ में नहीं रहना चाहती हो, तो आप लोग म्यूचुअल डिवोर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिवोर्स उनसे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबूलाल सर का। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी 25 साल से मायके में है, बुलाने पे भी नहीं आ रही है और 3000 रुपये हर महीने वो ले भी रही है। केस करके, भाई मेंटेनेंस का केस करके उन्होंने 3000 रुपये लिया है, अब उनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है सर, अगर आप उन्हें बुलाना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं सेक्शन 9 का, और अगर आप नहीं बुलाना चाहते हैं, आप इससे छुटकारा पाते हैं, तो आप डाइवोर्स का केस कर दीजिए, क्योंकि वो पत्नी जीवन का निर्वहन नहीं कर रही हैं। जो एक पत्नी का होता है कि वो सहचर्य का जीवन आपके साथ बिताएं, और अगर वो नहीं बिता रही हैं तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। आप डाइवोर्स का केस फाइल कीजिए और कोर्ट को सेटिस्फाइड कीजिए कि पत्नी 25 साल से वहाँ पे हैं और वो नहीं आ रही हैं, मुझे इनसे डाइवोर्स दिला दिया जाए। तो इस कंडीशन पे आप वहाँ पे डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर बात मेंटेनेंस की है कि मेंटेनेंस से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताए हैं वो आधार, जिस आधार पे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि किन किन आधारों पे आप पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन रश्मिता मैम का है। वो कह रही हैं कि मेरे पति मुझे टॉर्चर करते हैं, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो मुझे टॉर्चर करते हैं, मैं किस तरीके से मेंटेनेंस का दावा कर सकती हूँ? तो मैम, मेंटेनेंस के दावे के लिए आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पति आपके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि टॉर्चर एक ऐसी चीज़ है जो पति और पत्नी के बीच होती है। हो सकता है वो कि एक कमरे के अंदर हो, तो कोई थर्ड पार्टी एविडेंस ना हो, तो पत्नी के फेवर में लॉ है। आप मेंटेनेंस का केस फाइल कीजिए और कोर्ट को समझाने की कोशिश कीजिए, अपने वकील से इस तरीके से कहिए कि वो किसी भी तरीके से इस्टेब्लिश करें ऐसा केस जिससे कि वो प्रूफ कर सकें कि वो क्रूएलिटी थी, मेंटल क्रूएलिटी थी, और उस मेंटल क्रूएलिटी को भी अगर आप साबित कर लेते हैं तो आपको मेंटेनेंस पाना ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मेरे सामने दिख रहा है वो ऑन गेमर जी का है। वो पूछ रहे हैं कि मेरे ऊपर 498A का केस लगा हुआ है, अभी केस पेंडिंग है, साल भर हुआ है और बच्ची माँ के पास है, और उनके जो चाचा जी हैं उन्होंने केस किया हुआ है सेक्शन 10 का, तो क्या वो उनसे पूछे बिना उनके बच्चे को, चाचा जी को गोद दे सकती हैं? क्योंकि ये हिंदू अडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस का है सेक्शन 10 का मामला। तो सेक्शन 10 में ये बताता है कि
कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है, उसकी कैपेसिटी के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि आपके चाचा जी कैपेबल हैं। बट सेक्शन 9 जिस समय आप पढ़ेंगे हिंदू एक्ट का, तो वहाँ पे लिखा है पति या पत्नी कोई भी अपने बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति को, जो कोई भी चाहे जो कैपेबल हो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग लेने के लिए, उसको दे सकता है। पर उसके जस्ट नीचे एक लाइन है जो वहाँ पे प्रोवाइडेड है कि जो पति या पत्नी अगर कोई भी जीवित है या फिर संन्यास नहीं लिया हुआ है, तो बिना उसकी सहमति से अपने बच्चे को किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे पाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर पति जीवित है और पत्नी दोनों हैं, दोनों के बीच अनबन हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो दोनों बिना एक दूसरे से सहमति के उस बच्चे को किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते। और वे अगर ऐसा करते हैं, जो भी उस बच्चे का दत्तक होगा वो शून्य होगा, गलत होगा, उसे सामने वाली पार्टी जाके कोर्ट से वॉइड करा सकती है। और मेरे सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं उनको नहीं ले पा रहा हूँ और वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो मैंने ये लास्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि सर मेंटेनेंस न देने पे कितने दिन की सज़ा मिलेगी। तो सर मेंटेनेंस न देने पे 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। मैंने कोशिश की है कि उन सारे सवालों का जवाब दे सकूँ जो मेरे सामने मुझे दिख रहे थे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और वो फॉरवर्ड भी कर दे अपने दोस्तों को, अगर इससे रिलेटेड कोई उसका क्वेश्चन हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।